हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी के एक नए लेक्चर के लिए जुड़ा हूं। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज हेरिडिटी। So that is very important chapter for board exam. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन कैसे करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। अब रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन के डिफरेंट तरीके क्या हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, माइटोसिस, मियोसिस, there are several things we have done in previous chapter. That means the chapter 8, sorry 7, how do organism reproduce. हमने उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है। अब इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू स्टार्ट एंड दैट इज द, अब इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर, कि कैसे और क्या क्या चीजें होती हैं जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, जीन, ये वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एट्थ नाइन्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जीन बेसिकली इज द सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज नथिंग बट द जीन। अब ये जीन व्हेन जॉइन, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर आप जानते हैं 40% डीएनए से बना हुआ होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। 60% is histone protein. When this chromatin fiber, there is coiling and condensation, then there is formation of chromosome. And chromosome is nothing a rope-like structure. So this is the step by step formation of a chromosome. So what is, we can say, this gene is the structural and functional unit of heredity. And heredity basically is the process of transformation, sorry, process of transmission of characters or transfer of characters. Heredity is the process of transfer of characters from one generation to next. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को या पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग को या पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी को, कोई भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो हेरिडिटी बेसिकली वो
प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन से अगली जनरेशन को। और इसकी यूनिट क्या है? जीन है। जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एंड जीन बेसिकली देयर इज अ क्रोमोसोम, sorry, a segment of chromatin fiber. When many genes join, these form chromatin fiber. When chromatin fiber coil and condense, there is formation of chromosome. And when this chromosome is the rope like structure, so this is how the basic of this heredity is formed. I think this is clear to each and everyone. So I am sharing the QR code. इसको आप स्कैन करिए बच्चों, और इसको अपने फ्यूचर यूज के लिए सेव करिए, इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। पिछले 3 साल में 4 साल में अगर हम देखें तो इससे दो बड़े कॉमन क्वेश्चंस आए हैं, या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आया है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया। 2, 3, 1 मार्क एमसीक्यू ये सब भी आए हैं। लेकिन अगर मैं मेजर प्रोपोर्शन कहूं तो ये एक चैप्टर आपका कम से कम 5 नंबर का तो है ही। 5 नंबर अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का कोई एमसीक्यू होगा, और अदरवाइज आपका 3 मार्क्स 2 मार्क्स के होंगे, अदरवाइज 5 मार्क्स का होगा। तो कुछ ना कुछ मिलना तो है ही 5 नंबर का, ये श्योर है, बिकॉज इट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I think this is enough time to correlate with this QR code. Let's move to next. अब इसके आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, और अब बात करते हैं हम इनहेरिटेंस की। Inheritance basically is the transfer of characters from one generation to next. So that transfer is named as inheritance, and this particular process is named as heredity. अब आप देखें तो ये आपको यहां भी दिया हुआ है, इफ यू फोकस इन दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इनहेरिटेंस of the previous generation provides both basic body design and the subtle changes. तो अब यहां पर हम इस चीज को लिख सकते हैं कि inheritance provides similar body design but even we have the subtle changes. So जरूरी बदलाव, सटल चेंजेस आर जरूरी बदलाव। ये बेसिकली जो, अब बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि आप मार्केट से निकलते जा रहे हैं और आपका नाम लेकर किसी ने पूछ लिया, अनजान व्यक्ति, आप नहीं जानते लेकिन उन्होंने आपकी शक्ल से आपको पहचान लिया, अरे वर्मा जी के बेटे हो, और बेटा वर्मा जी कैसे हैं, क्या चल रहा है, इस तरीके से उसने आपसे पूछा, और आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, थोड़ा टेम्पर हो गए इस चीज को लेकर कि भाई इन्हें कैसे पता लग गया मेरे पापा का नाम। तो हमारी शक्ल पर हमारे मॉम और डैड के साथ मैचिंग बनी हुई होती है, क्योंकि हम उनकी संतान है, तो हम उन जैसे करेक्टरिस्टिक्स तो रखते ही हैं, साथ के साथ उनसे अलग भी होते हैं। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो सारे ऑफस्प्रिंग्स सेम तरीके का मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक बेसिस रखते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खास बात यही है कि मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी रिजेंबलेंस भी रखते हैं लेकिन उनसे अलग भी होते हैं। दैट इज द क्वालिटी, दैट इज द प्योरिटी एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन if we compare with asexual reproduction. So that is the very important thing that this inheritance provides.
तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस हो गया ये inheritance का. Inheritance provides similar body design and also subtle changes. That means the मीनिंगफुल चेंजेस, जरूरी बदलाव जो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं. तो इसी चीज को देखिए ये आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट व्हाट हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन टर्न्स रिप्रोड्यूसेस. तो सेकंड जनरेशन विल डिफरेंसेस दैट विल इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. और इस तरीके से जरूरी बदलाव जो हैं एक पर्टिकुलर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ये फॉलो होते चले जाते हैं. और दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वेरिएशन. तो ये वेरिएशन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा. मैं फिर याद दिला दूं आपको कि वेरिएशन हमने दो तरीके से पढ़े थे. फिर आपको इस चीज के साथ में जोड़ता हूं. पहले चलिए इसको आप क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं ताकि आप फ्यूचर नोट्स बना सकें इसके लिए, क्योंकि ये एक बड़ा लॉजिकल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. भाई देखिए, इट्स माई ड्यूटी टू मेक दिस कॉम्प्लेक्सिटी इजिएस्ट फॉर यू. तो यही काम हम करते आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. तो अभी भी यही कोशिश जारी रहेगी कि आपको ये चैप्टर आसान लगे और आसानी से आप इस चैप्टर को समझ सके. तो दिस इज, आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. चलिए आगे चलते हैं अब बच्चों. नेक्स्ट मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं वेरिएशन. तो वेरिएशंस जो हैं ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे. अब फिर मैं उसको आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन, these are small variations. Small variations arise from small inaccuracies during DNA copying. केवल डीएनए कॉपिंग के थ्रू स्मॉल इनएक्यूरेसीज डेवलप होती हैं. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन large variations arise. Large variations arise and these large variations come from two side. दो तरीके से डेवलप होते हैं ये. पहला डेवलप होता है इसमें भी डीएनए कॉपिंग के थ्रू, डीएनए कॉपिंग. और दूसरा, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, बिट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मदर एंड फादर क्रोमोसोम. मदर एंड फादर क्रोमोसोम. तो यही वजह है कि हम अपने मदर और फादर की मैचिंग भी रखते हैं, उनके साथ रिजेम्बलेंस भी रखते हैं और उनसे अलग भी होते हैं. तो ये एक्सचेंज जो है ये बेसिकली ये ही एक्सचेंज हमें उनसे अलग करता है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसने इस जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सर्वाइवल कहीं बेहतर हो जाता है इफ वी कंपेयर दिस विद asexual reproduction. So that is very very important point to be discussed. So that's why I am sharing this to you.
So maintain the notes with the help of these particular short mind maps or concept maps that will help you to go through this very nicely and easily. आपके लिए बड़ा आसान कर देंगे ये तरीका, ताकि आप फ्यूचर के लिए इसको यूज कर सके और इसको एक्सेस कर सके. So I think this is enough time. Okay, let's move to next. अब आप ध्यान से देखिए, एक बड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें. देखो, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक बैक्टीरिया का डिजाइन दिखाया हुआ है आपको. दैट इज द डिजाइन ऑफ ए बैक्टीरिया. सपोज ये एक बैक्टीरियल डिजाइन है कि एक बैक्टीरिया इस तरीके की शेप साइज रखता है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक्युमुलेशन में. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि ये आपके लिए और विजिबल हो जाए. चलिए, सो दैट लुक्स फार बेटर व्हाट वी हैव अर्लियर. तो अब इसको हम समझते हैं. नाउ देखिए, दैट्स अ बैक्टीरियल डिजाइन. ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक बैक्टीरिया इस तरीके से दिखता है. आपको आपकी बुक में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए होंगे. देखिए, वही डिफरेंसेस यहां पर दिए हुए हैं. इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा ये अलग आपको दिखाई देंगे जहां मैंने टिक लगाया है. तो अब ये बता रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से बदलाव आते हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से. देखिए जी, अब आप देखेंगे कि ये एक पेरेंट बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया के अंदर हुआ बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन होकर इससे दो बैक्टीरिया डेवलप हो गए. अब इन दो बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया के अंदर इसके बॉडी डिजाइन इज सिमिलर, बट देयर इज स्मॉल चेंजेस. यहां का कलर डिफरेंट हो गया, या उसमें थोड़ा सा फीचर किसी बेसिस पर माइन्यूट डिफरेंस आ गया. तो ये उसको अलग कलर से आपकी बुक में देखेंगे आप ध्यान से, तो यहां कलर चेंज हो गया होगा. तो ये कलर चेंज ये दिखाता है माइन्यूट चेंजेस, जो मैंने आपको बताया था, स्मॉल इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग. और यही स्मॉल इनएक्यूरेसीज उसमें डिफरेंस डेवलप कर देते हैं. देखिए, यही बॉक्स में आपको ये इसी फिगर के साथ दिया हुआ है. देखिए, फिगर 8.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, so then four bacteria जनरेटेड वुड बी हैव सिमिलर. सभी का बॉडी डिजाइन सेम है. देयर इज नो डिफरेंस इन द बॉडी डिजाइन, बट देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग. देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल वेरिएशंस अराइज होते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के थ्रू, और बाइनरी फिशन के थ्रू इस पेरेंट बैक्टीरिया ने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाए. फिर इन दो बैक्टीरिया में फिर डिवीजन हुआ और चार बैक्टीरिया बने. तो अब आप देख रहे हैं कि इनके अंदर जो स्लाइट चेंजेस हैं वो कलर चेंज के साथ रिप्रेजेंट किया है आपकी बुक में. इस कलर चेंज को वो शो कर रहे हैं. इससे बता रहे हैं कि पेरेंट बैक्टीरिया से जो ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप हुए, जो डॉटर बैक्टीरिया डेवलप हुए, उनके अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस आते हैं. इनमें बड़े बदलाव नहीं होते. इसीलिए यहां पर शुरुआत में आपको लिखा था कि कॉमन बॉडी डिजाइन देता है और साथ के साथ सटल चेंजेस भी देता है. तो ये सटल चेंजेस, ये जरूरी बदलाव बल्क में होते हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. बट इफ वी टेक दिस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दैट subtle changes are very minute.
दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ वेरी, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डेवलपमेंट हो जाएगा या किसी तरीके से उसके मार्किंग या उसके किसी शेप साइज में माइन्यूट डिफरेंस हो जाएगा, तो ये बहुत बड़े बदलाव नहीं होते। इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट के साथ भी और अपने और सिबलिंग्स के साथ, जो और ऑफस्प्रिंग्स उनके भाई बहन पैदा हुए हैं उनके साथ भी सेम तरीके का जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। सो ये इस बेसिस पर आपको बताया गया। देखिए अब 8.1 के जो हेडिंग है उसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, ये आपको दिखाया जा रहा है। ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल्स सिमिलर इन बॉडी डिजाइन बट सटल डिफरेंसेस आर देयर। तो वो डिफरेंसेस कलर चेंज करके इन्होंने शो किए हैं। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन। फिर इन दोनों ने फिर ये दो बाइनरी फिशन से डेवलप करे, इन दोनों इसने फिर दो आगे बाइनरी फिशन से डेवलप किए। सो ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर while some of these differences will be unique. These will inherited from their respective parents who were different from each other। लेकिन यहां पर डिफरेंस बल्क में नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही डिफरेंस अराइज इन मोर points, or you can say differences are more in number if we compare with these differences to asexual reproduction। So that's why accumulation of variation। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि asexual reproduction के थ्रू वेरिएशंस फास्ट जनरेट होते हैं, यानी क्योंकि उनका इनका मेथड ही बड़ा फास्ट होता है और सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बहुत कम होता है। इस वजह से ये अपनी जनरेशन को बहुत तेजी से डेवलप करते हैं और वो माइन्यूट चेंजेस भी हमें बल्क में बहुत सारी पॉपुलेशन में एक साथ दिखाई देते हैं। यही वजह रही कि आप देखें कोरोना वायरस के अंदर जो पिछले 3 साल में उसने बहुत ज्यादा म्यूटेशंस किए, म्यूटेशंस मतलब सडन सडन चेंजेस, वेरिएशंस को, अब वो मल्टीप्लाई ही इतना तेजी से करते हैं क्योंकि उनका सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो दैट्स व्हाई दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। तो वो वेरिएशंस हमें जल्दी दिखाई देते हैं जनरेशन में। लेकिन हमारा जो किसी भी हमारे से मतलब किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम देखेंगे, सो दैट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लो, complex, time consuming, so that's why it takes time to reveal। नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने के लिए उसको समय चाहिए, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए समय, इंप्लीमेंट होने के लिए समय चाहिए। जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उसको इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे, इट विल टेक टाइम, वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा, सारी चीजें देखनी होगी। उसी तरीके से जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, उसी तरीके से रिप्रोडक्शन का मोड सेक्सुअल होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है, वेरिएशंस भी स्लो हो जाते हैं। लेकिन वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए वेरिएशंस आर द की फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल इन नेक्स्ट जनरेशन and to pass same or better gene in the next generation। तो इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं और इसी चीज को हमें इस चैप्टर में समझना है। इसके बेसिक्स से मैं आपको जोड़ रहा हूं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट आर द वेरिएशंस इन केस ऑफ एसेक्सुअल, दीज आर स्मॉल वेरिएशन, इन केस ऑफ
सेक्सुअल, दीज आर लार्ज वेरिएशन, किस तरीके से अराइज होते हैं ये भी हमने समझा। हमने समझा कि जीन क्या होता है, जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर जीन से किस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर बनता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर में देर इज कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दैट लीड्स टू क्रोमोसोम्स एंड दैट क्रोमोसोम्स। अब इस क्रोमोसोम की भी गुत्थी को समझिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। देखिए, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स, एंड दिस 46 क्रोमोसोम और यू कैन से 23 पेयर्स, ये 23 पेयर्स दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स और एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये दो पार्ट में बढ़ गए, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम्स, दीज आर द ऑटोसोम्स। और टू क्रोमोसोम्स, टू, यू कैन से वन पेयर और टू क्रोमोसोम्स, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। अब जो ये ऑटोसोम्स होते हैं, दीज ऑटोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, आर ऑलमोस्ट सेम इन मेल एंड फीमेल। ये मेल और फीमेल में लगभग सिमिलर होते हैं, कोई खास बदलाव नहीं होते। लेकिन जो ये दो क्रोमोसोम हैं, ये दैट डिटरमाइन द सेक्स। क्योंकि अगर ये एक्स एक्स है और एक्स वाई है, अगर ये एक्स एक्स है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फीमेल कहलाएगा, और अगर एक्स वाई है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल कहलाएगा। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर, सभी के अंदर ऐसा होता है। ये मैंने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, दे हैव द सेम टेंडेंसी, उसी तरीके से होगा। उसमें कुछ ऑटोसोम्स होंगे और कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तब इसी तरीके से इस चीज को भी बड़े ध्यान से समझिए। इसका भी मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं बच्चों, इसको जनरेट करें, इसको देखें और फ्यूचर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का। मैं इस चैप्टर के साथ आपको जोड़ रहा हूं ताकि बेसिक मजबूत हो जाए आपका, तो आप आगे एडवांस को भी ढंग से समझ सकें और इसको कोरिलेट कर सकें। सो दैट इज द क्यूआर कोड। आई थिंक यू हैव मैनेज दैट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं अब हम कि ये कोई भी पर्टिकुलर, देखिए ह्यूमन के अंदर फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। क्योंकि रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें उसकी और इसकी मैच करेंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां से जुड़ जाते हैं। तो ह्यूमन में भाई मेल और फीमेल हो गए। भाई मेल बेसिकली फादर हो गया और फीमेल हो गई आपकी मदर। मेल फादर ने डेवलप किए स्पर्म्स और यहां डेवलप हुआ एग। अब आप जानते हैं कि इस स्पर्म और एग में को डेवलप करने के लिए मियोसिस नाम के सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये स्पर्म्स अब मियोसिस हो गए, तो यहां इनकी सेल में 44 क्रोमोसोम्स थे, यहां सॉरी 46 क्रोमोसोम्स थे, यहां भी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ये आपके हो गए 23, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो अब एग के अंदर भी और स्पर्म के अंदर भी, दोनों के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम्स हो गए। व्हेन देयर इज मेटिंग, जब फर्टिलाइजेशन होता है, देयर इज फर्टिलाइजेशन,
So due to this fertilization there is formation of zygote, and in this zygote there is 46 chromosome, 46 क्रोमोसोम अगेन। ये 46 क्रोमोसोम्स फिर बन गए। लेकिन अब इस जाइगोट की खासियत क्या है कि जो ये 46 क्रोमोसोम हैं या 23 पेयर्स हैं, ये 23 पेयर्स में ये खासियत है कि ये 23 पेयर का जो क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिलेगा, एक क्रोमोसोम फादर से मिलेगा। फादर से मिलने वाले क्रोमोसोम को हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, मदर से मिलने वाले क्रोमोसोम को हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, और इस पेयर को हम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? होमोलोगस का मतलब होता है दैट इज identical in shape, size, and gene position. So homologous means identical in shape, size, and gene position. जीन पोजीशन को हम लोकस भी कहते हैं और प्लूरल में इसे लोकाई कहा जाता है। तो जीन पोजीशन में सेम हो, शेप साइज में सेम हो, ऐसे मदर का एक क्रोमोसोम फादर के क्रोमोसोम के साथ जोड़ा बनाता है, और इस तरीके से हमारे पास टोटल 23 ऐसे पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जिसमें केवल ह्यूमन के अंदर मेल में सेक्स क्रोमोसोम में वो जोड़ा थोड़ा शेप साइज में कोरिलेट नहीं करता। अदरवाइज इन ऑल वी हैव द सेम शेप एंड साइज एंड जीन पोजीशन लगभग उसी तरीके से हो सकती है। वो बात एक अलग है कि जीन्स अलग अलग बेसिस पर भी हो सकते हैं, सेम बेसिस पर भी हो सकते हैं। वो सारी चीज भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड to access this useful information for future use to connect and to make the notes. That is very very important. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें बहुत सारी लॉजिकल चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको उन सभी के साथ एक एक करके कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आप फ्यूचर में इसको जनरेट कर सकें और इसके क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सके, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं बच्चों, और आगे मैं आपको बताता हूं व्हाट इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स है बच्चों द branch of biology that deals with how characters are transferred from one generation transferred from one generation to next, and the factors on which this transmission depends, कि किस तरीके से करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं और किन फैक्टर्स पर ये ट्रांसमिशन डेवलप होता है, डिपेंड करता है। तो उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपके दूसरे या तीसरे पेज पर ही सबसे टॉप पे एक बॉक्स दिया हुआ है बुक के अंदर, ये देखिए, आप देख सकते हैं दिस वन, रूल्स आ गए, ये रहा, दिस इज द
ग्रेगर जॉन मेंडल, ये वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इसी काम के लिए लगा दी। बहुत पैशनेट थे ये, और आज हमें ये इस इम्पोर्टेंट एक्चुअल कॉन्सेप्ट को दिया हमें, जिसकी वजह से हम ये समझ पाए कि करेक्टर्स किस तरीके से पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में या प्रोजेनी में या ऑफिस स्प्रिंग्स में पहुंचते हैं। तो बच्चों, एक बेसिक आइडिया मैंने इस चैप्टर का इस वीडियो में दिया, आपको इस चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, आपका बेसिक है, टर्मिनोलॉजीज को हमने इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को और आगे ले जाएंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए। तो मिलेंगे बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इस हेरिडिटी चैप्टर को और आसान करने की कोशिश करेंगे।